बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और चीन क्या चाहते हैं, क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं और मुस्तकबिल में ये चार ममालिक क्या करने वाले हैं और अमेरिका का प्लान सामने आ गया है। आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़े के अलावा ईरान के अंदर जो कुछ वो करना चाहता है उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं और कुछ जंग की बड़ी बड़ी अपडेट्स ये हमारे प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन सबसे अहम नुक्ता जो है वो पोस्ट वार सिनेरियो क्या बनने वाला है। कोई एक ऐसी बड़ी तब्दीली होने वाली है जो मौजूदा आलमी निज़ाम की शक्ल में कुछ रद्दो बदल कर देगी, कुछ तब्दीली कर देगी। सूरत हाल ये नहीं रहेगी जो इस वक्त नज़र आ रही है, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान का एक इजलास हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म से भी बात की और आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो ज़ाहिर है कि इसमें जो पहली बात है वो तो ये है कि जंग किसी न किसी शक्ल में ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मिस्र का तो शायद इतना ज़्यादा मफाद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की का सबसे ज़्यादा मफाद इसमें है कि ये जंग बंद हो। और इसी तरह चीन का भी सबसे बड़ा फ़ायदा इसी बात में है कि जंग बंद हो, इसलिए कि वेनेज़ुएला पर अमेरिका की जो मर्ज़ी की हुकूमत आई है उसके बाद वेनेज़ुएला से चीन को तेल की सप्लाई बंद हो गई है। वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार चीन जाती थी और अगर आप नक्शा देखें तो एक क्रॉस की शक्ल में, एक तिरछी लकीर की शक्ल में वेनेज़ुएला से चीन को तेल के जहाज़ जाते थे बैरल काहल को अबूर करके पूरा पैसिफिक ओशन यानी साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ। तो वो सप्लाई बंद होने से चीन का बहुत नुकसान हुआ और आप जानते हैं कि चीन की पैदावार में कमी आई है और उनके ग्रोथ रेट में कमी आई है। तो अब इनका चीन का जो सबसे बड़ा सहारा, बल्कि वह सहारा गल्फ ही है, जहाँ से वो तेल ले रहा है। सऊदी अरब से भी ले रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेल कुछ अंदाज़ों के मुताबिक शायद इस वक्त जो तेल की खपत है उसका 70% हिस्सा चीन ईरान से ले रहा है। और ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग की वजह से चीन की परेशानी उतनी ही है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही है जितनी पाकिस्तान को है। लेकिन चीन इस वक्त ईरान से नाराज़ भी है। चीन ने ईरान को मशवरा दिया था 7-8 दिन पहले कि आपका मफाद हमारा मफाद इसी में है कि आप मुज़ाकरात की तरफ पलटें, मुज़ाकरात करें और इस मसले को हल करें, जंग से बचें। ये चीन का दो टोक पैगाम था जो उसने पब्लिक में जारी भी किया, वरना आमतौर पर ऐसे पैगाम खुफिया रखे जाते हैं जिनमें कुछ तलखी झलकती हो या जिनसे कुछ तहक्कुम झलकता हो। तो चीन का ये बयान जो था इसमें आपने वाज़े तौर पर देखा कि एक तहक्कुम, एक किस्म की डिक्टेशन, एक किस्म की सख्ती थी ईरान के लिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुज़ाकरात करें। लेकिन ईरान की जो मजहबी क़यादत है वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही। अब इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि एक ख़बर जो हाईलाइट नहीं हो रही, जो सामने नहीं आ रही, वो ये है कि ईरान की हुकूमत पाकिस्तान के साथ मसलसल राब्ते में है और वो बेचैन है और वो चाहती है, बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद है कि जंग किसी न किसी सूरत बंद हो। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को हर सूरत यकीन दिलाया गया है कि हम जंग बंद कराने में अपना पूरा ज़ोर लगाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ मुतालबात वाज़े ऐसे होने चाहिए जिन पर अमल दरामद का, जिन्हें पूरा करने का ईरान की तरफ से यकीन दिलाया जाए। और अगर ऐसी सूरत हुई तो फिर चीन को भी शामिल किया जाएगा ताकि अमेरिका को कन्विंस कर दिया जाए कि ईरान ये इक़दामात उठाने को तैयार है, लेकिन ईरान की मजहबी क़यादत इस तरफ नहीं आ रही, जिसका आपने देखा कि बार बार ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि हम मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हैं। और कल जो बयान जारी हुआ पासदाराने इनकलाब के ईमा पर ये बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि अमेरिका की शराइत तौहीन आमेज़ और हद से ज़्यादा ज़्यादती पर मुश्तमिल हैं, यानी कि इन्हें तस्लीम नहीं किया जा सकता। उसके अल्फाज का मतलब यही निकला। तो अगर ईरान मुज़ाकराती नकात पर बात करने के लिए आमादा नहीं है तो फिर चीन, पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशें क्या रंग ला सकती हैं? ज़ाहिर है कि कोई रंग नहीं ला सकती। और चुनांचे इन चारों मुल्कों के दरमियान जो कुछ बातचीत चल रही है और फिर इसमें चीन का मशवरा भी, चीन के साथ सलाह मशवरा बिलवास्ता तरीके से वो भी जारी है। तो इसमें जो ज़्यादा गौर किया जा रहा है वो जंग बंदी के साथ साथ इस बात पर ज़्यादा तफसीलात ये चारों मुल्क तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्ट वार
ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس بارے میں یہ بہت اہم بات ہے، اس بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے. لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کچھ عجیب و غریب قسم کے بیانات بھی آئے ہیں، لیکن حقیقی منصوبہ کیا ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. صدر ٹرمپ کا ایک بیان تو یہ تھا کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا. یہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اچھی اور ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ امریکی دفتر خارجہ کے ذرائع میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یعنی ٹرمپ نے یہ جھوٹ بولا ہے. اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر ہم ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے اور ایسا حملہ کریں گے جو اب تک نہیں کیا، یعنی کوئی بہت بڑا حملہ. اور اس بیان کو لے کر کچھ تجزیہ نگاروں نے، بلکہ اقوام متحدہ کے ایک افسر نے یہ کہہ کر استعفیٰ بھی دے دیا ہے کہ دراصل امریکہ ایران پر ایٹمی حملہ کرنے والا ہے. اور یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے اس کو پھر بعض لوگ اس بیان سے جوڑ رہے ہیں کہ جہنم کے دروازے کھول دیں گے. تو جہنم کے دروازے سے مراد اگر حملے ہیں تو حملے تو اب بھی ہو رہے ہیں. جہنم کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ امریکہ پھر شاید ایران پر ایٹمی حملہ کر دے. میرا اپنا ذاتی خیال، کوئی انفارمیشن، کوئی تجزیہ میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایران پر ایٹمی حملہ نہیں ہوگا. اور کیونکہ امریکہ کے اندر سے بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی اور دنیا بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گی. وہ دنیا جو اس وقت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ایران کے مسئلے پر، یا تو وہ غیر جانبدار ہے یا وہ امریکہ کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. لیکن اگر ایٹم بم برسایا گیا تو پھر یہ ساری دنیا کے لیے قیامت کی گھڑی ہوگی. اور پھر نقشہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ جو ایٹمی بم گرانے کی بات کر رہے ہیں، کہ اس امکان کی بات کر رہے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ پھر دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. دنیا میں پھر بہت کچھ ہو جائے گا. تو میرا جو خیال ہے اور جس پر مجھے تقریباً یقین ہے وہ یہ ہے کہ ایٹمی حملہ نہیں ہوگا. اتنا بڑا بلنڈر امریکہ یا کوئی بھی دنیا کا ملک اس وقت ایٹمی حملہ کرنے کا بلنڈر نہیں کر سکتا. اور یہ ماضی کا دور نہیں ہے جب امریکہ نے بڑے آرام سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایک ایک بم گرا دیا تھا. اس وقت کی فضا کچھ اور تھی. امریکہ کی رائے عامہ آج کی رائے عامہ سے بہت مختلف تھی. آج امریکہ اس وقت کے امریکہ سے بہت زیادہ مختلف ہے اور آج کی دنیا بھی بہت زیادہ مختلف ہے. اس لیے مجھے تو بڑی حد تک یقین ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. البتہ جنگ آگے بڑھے گی. اچھا، ٹرمپ نے ایک اور بیان بھی دیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا، ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کا قبضہ نہ چھوڑا، تو ہم پھر ایران کا سارا پانی کا نظام، بجلی کے نظام تباہ کر کے، نیست و نابود کر کے اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے. یہ ایک نہایت غیر انسانی اور شیطانی سوچ ہے، کیونکہ پانی کے سارے ذخائر، پانی کا سارا سسٹم تباہ کر کے، چلیے بجلی کے بغیر تو زندگی ٹوٹی پھوٹی گزر سکتی ہے، تکلیف سے گزر سکتی ہے، لیکن اگر پانی نہ ملے تو اس سے تو موت واقع ہو جائے گی لوگوں کی. یعنی ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ 9 کروڑ کی آبادی کے ملک کو پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دے گا. اور یہ ایک شیطانی بیان ہے. ویسے امریکہ کے صدر بالعموم ہوتے شیطان ہی ہیں. کبھی کبھی کوئی کارٹر جیسا شریف آدمی بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی کلنٹن جیسا نسبتاً بہتر آدمی بھی آ جاتا ہے، لیکن عموماً ہم نے دیکھے ہیں کم سے کم پچھلے 100 برسوں سے جو امریکہ کے صدور آئے ہیں وہ ایک کے بعد ایک کے حساب سے شیطان ہی آئے ہیں. کوئی انسان ان میں کم نہیں آیا. اور ٹرمپ جو ہے یہ ان شیطان صدور میں سے جو چند ایک بڑے شیطان ہیں ان میں سے ایک یہ شیطان ہے جس نے اسرائیل کی حوصلہ افزائی کی کہ فلسطین کو نیست و نابود کر دیا جائے. اور اب ایران کی جنگ میں وہ اس طرح کے شیطانی ارادے ظاہر کر رہا ہے. اگرچہ یہ ہوگا نہیں، امریکہ ایسا نہیں کرنے والا. امریکہ کیا کرنے والا وہ نقشہ واضح ہے. لیکن اس بیان سے ٹرمپ کے اندر کا شیطان اس کے چہرے پر، اس کی زبان کے رستے باہر آتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اور اب کسی کو شک ہے کہ ٹرمپ شیطان نہیں ہے تو وہ شک دور ہو جانا چاہیے. اتنے زیادہ شیطانی خیالات رکھنے والا انسان نہیں ہو سکتا. انسان کے روپ میں ٹرمپ ہی ہو سکتا ہے. اچھا، پلان کیا ہے؟ پلان وہی ہے جو وزیر خارجہ مارک روبیو مختلف انٹرویوز میں بتا رہے ہیں، اور امریکی محکمہ دفاع، امریکی محکمہ خارجہ اور امریکہ کے جو انٹیلیجنس ذرائع ہیں اور جو امریکہ کے اخبارات ہیں اور میڈیا میں وہ
पार्ट्स में सामने आ रहा है। तो मार्को रूबियो का बयान, उसमें एक तो मार्को रूबियो ने ये साफ अल्फाज में कहा कि ईरान की तमाम दिफाई सलाहियतों का मुकम्मल यानी 100% ख़ात्मा हमारा हदफ है। ना ईरान की पास कोई बहरी कुव्वत छोड़ेंगे, ना कोई बर्री कुव्वत छोड़ेंगे, ना कोई फ़ज़ाई कुव्वत छोड़ेंगे, ना कोई मिज़ाइल का अड्डा छोड़ेंगे, ना कोई ड्रोन का कारखाना छोड़ेंगे। और ये मार्को रूबियो ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये सारी सलाहियतें ख़त्म करके ही हम टलेंगे। और मार्को रूबियो ने जंग का टाइम टेबल भी दे दिया। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये काम हम चंद हफ्तों में कर लेंगे, 4-5 हफ्तों में कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अभी जंग कम से कम 1.5-2 महीने और चलेगी, और हो भी सकता है कि 4 हफ्तों में मामला ख़त्म कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि 4 हफ्तों से बात बढ़ जाए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये 4 से 8 हफ्तों से ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी और जंग का ख़ात्मा हो जाएगा। इसलिए हम देख रहे हैं, अगरचे हमें पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से तो अच्छी अच्छी रिपोर्टें मिलती हैं, लेकिन ये सब देख रहे हैं कि ईरान के असासे मसलसल डे बाय डे हर घंटे के साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, और कोई भी मुल्क इतनी ज़्यादा असासों से इतनी ज़्यादा महरूमी के बाद सर्वाइव नहीं कर सकता। मसलन कल के हमलों में, जिसके बाद फिर ईरान ने इसराइल पर भी जवाबी हमले किए और अरब मुल्कों पर भी बड़े जवाबी हमले किए। कल के हमलों में इन्होंने एक तो ईरान के तवानाई के यानी बिजली के सेक्टर पर हमला किया और बिजली मुनक़ता हो गई। इस्फ़हान में बिजली बंद हो गई, तेहरान में बंद हो गई, करज में बंद हो गई, तबरेज़ में बंद हो गई, और बहुत सारे शहरों में बंद हो गई। अगरचे उसको कुछ घंटों के बाद ये सिलसिला बहाल कर लिया गया, लेकिन दूसरा बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। तबरेज़ में, जो आज़रबाईजान का कैपिटल है, आज़रबाईजान मुल्क नहीं, आज़रबाईजान जो ईरान का एक सूबा है, ईरान में शुमाल मगरबी ईरान में 4 सूबे हैं जहां आज़रबाईजानियों की अक्सरियत है। और तबरेज़ में ईरान का एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स था, बहुत बड़ा। और ज़ाहिर है ईरान के पास जितना तेल निकलता है, जितनी गैस निकलती है और जितने उसके मालियाती वसाइल माजी में रहे हैं, तो उसका पेट्रोकेमिकल जो कम्प्लेक्स है वो उतना बड़ा तो नहीं होगा ना जितना पाकिस्तान का है। वो तो इससे पाकिस्तान से कई गुना बड़ा होगा। वो इसराइल के हमलों में ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, यानी उसको इतना नुकसान पहुंचा कि अब वो रिपेयरेबल भी नहीं रहा है और मुकम्मल तौर पर वो कोलैप्स कर गया है। ये ईरान का बड़ा नुकसान था। इसके जवाब में फिर ईरान ने जो कार्रवाई की, इसराइल का केमिकल प्लांट उड़ा दिया। वो प्लांट भी केमिकल कारखाना, वैसे तो उस सनती जोन में कई और कारखाने भी हिट हुए थोड़े बहुत, लेकिन ये एक फैक्ट्री ऐसी थी केमिकल बनाने वाली जो बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अब वो बुरी तरह तबाह हुई है। उसके बाद फिर अगले रोज़ यानी कल शाम को, ये परसों रात की बात है, तो कल शाम को ईरान ने उसी सीक्वेंस में फिर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर दोबारा हमला किया और वहाँ एक बड़े टैंकर को आग लग गई और उसमें तेल, उस टैंकर में जितना भी तेल था, टैंकर से मुराद ये जो पहियों पर चलने वाला टैंकर है वो नहीं, बल्कि वो जो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है सीमेंट का और कंक्रीट का, जिसमें और दूसरी मुझे पता नहीं वो किस तरह यानी उसको महफूज रखते हैं कि बहुत मजबूत होता है, कई लेयर्स होती है उसकी, उसके अंदर तेल ज़ख़ीरा किया गया होता है और वो इतना मजबूत बनाया गया होता है कि छोटा मोटा बम लगने से उसकी चादर फटती नहीं है। तो वो तबाह हो गया और उसके अंदर जितना भी तेल था वो ज़ाया हो गया। रिफाइनरी बाकी पूरी तरह रिफाइनरी हिट तो नहीं हुई। और ये फिर इस ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई अमारात में भी की गई और जहां और कुवैत में भी की गई, जहां डिसैलिनेशन का एक प्लांट उड़ा दिया गया। और कुवैत में ज़्यादातर पानी, तकरीबन 70 या 80% पानी जो है वो कुदरती पानी उनको मुहैया नहीं है। वो इसको रिट्रीट करके, ट्रीटमेंट करने के बाद ही पीते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट का यानी एक बड़ा पावर स्टेशन था, बड़ा प्रोसेसिंग स्टेशन था, उसको इन्होंने तबाह कर दिया और जिस पर अरब मुल्कों ने फिर गुस्सा भी ज़ाहिर किया और मुख्तलिफ ममालिक ने मज़म्मत की है कि अमरीकी या इसराइली हमलों के जवाब में आप अरब शहरियों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। और इसी वजह से अब मिडल ईस्ट के अंदर से जो ममालिक हैं वो जो निजी राब्ते करते हैं अमेरिका के साथ, निजी से मुराद है कि जो पब्लिकली नहीं किए जाते, अंदर की बात की जाती है, तो उसमें वो अमेरिका से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ईरान का मसला जल्दी हल करो। और मसला हल करने का मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात करके जंग ख़त्म करो, बल्कि ईरानी ख़तरे का ख़ात्मा करो, क्योंकि ये ईरान अगर जंग बंदी हो गई तो ये फिर हम पर बमबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू कर देगा। 40 साल से ईरान अरब मुल्कों को धमका रहा है
तो अब इसका सद्देबाब होना चाहिए, यानी कि जंग जारी रहनी चाहिए। ये अरब मुल्कों की तरफ से मैसेज है और अमेरिका का प्लान भी है। ये ट्रंप के बयानात उल्टे पुल्टे होते हैं, लेकिन वो मैंने एक मरतबा कहा था और मुझे यही लगता है कि ट्रंप जानबूझकर इस तरह के बयान देता है, वरना कोई भी सदर ऐसा गैर हाजिर दिमाग नहीं हो सकता कि 1 घंटा पहले एक बात कहे और 1 घंटे के बाद दूसरी बात कहे, आज कुछ कहे कल उसका उलट कहे और करके कुछ और दिखाए। तो अगर आपने ये जानना है कि अमेरिका क्या करने वाला है, तो ट्रंप के बयानात मत देखिए, बल्कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के बयानात देखिए, पेंटागन के बयानात देखिए। पेंटागन तो हर आजकल बयानात दे ही नहीं रहा, वो ब्रीफिंग का सिलसिला ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है सवालों से बचने के लिए, लेकिन वहाँ से इतलाआत अखबार नवीसों को तसलसल से दी जाती हैं। यानी उनका कुछ चेयरमैन, उनका चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या किसी शोबे का सरबराह वो सामने नहीं आता, लेकिन बयानात वहाँ से ख़बरें अखबार नवीसों को बाकायदगी से दी जाती हैं। तो उनको देखिए, या न्यूयॉर्क टाइम्स को देखिए, वाशिंगटन पोस्ट को देखिए, क्योंकि इनकी छापी गई ख़बरें दरअसल महकमा दिफा की ख़बरें होती हैं। तो अच्छा, अब एक इन्होंने करना क्या है, ये प्लान सामने ये है कि एक तो इन्होंने आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करना है किसी भी सूरत। रूबियो के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे करें या वैसे करें, हमने आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल वापस लेना है। अब इसमें ख़तरनाक बात यह है कि कंट्रोल वापस लेकर ये इसे आलमी तौर पर खोला जाएगा या अमेरिका के कब्ज़े में चला जाएगा। ट्रंप का बयान, फिर मैं कहूँगा कि ट्रंप के बयान पर एतबार नहीं किया जा सकता। ट्रंप का कहना है कि हम आबनाए हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करके इसका तेल ईरान का अपने कब्ज़े में लेंगे। मेरा ख्याल है अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं होने देगी और ट्रंप शायद ख़ुद भी झूठ बोल रहा है। असल प्लान इनका है कि कंट्रोल लेकर हुर्मुज़ का इसे कसीरुल मुल्की यानी मल्टी नेशनल फोर्स एक बनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन से मुल्क शामिल होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी ली जाएगी या नहीं। बहरहाल उसमें अरब मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, कुछ यूरोपीय मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, चीन का नुमाइंदा भी शामिल हो सकता है। ये अंदाज़ा है इतने सारे मुल्कों की एक मल्टी नेशनल फोर्स बनेगी। वो फोर्स फिर इस आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगी और ये काम मेरा ख्याल है 2 हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएगा। हुर्मुज़ ईरान के पास अब ज़्यादा देर नहीं रह सकती और इसके लिए पहले जज़ीरों पर कंट्रोल किया जाएगा, जज़ीरों पर कब्ज़ा किया जाएगा, ईरान के सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया जाएगा। बरतानिया से एक बड़ा जहाज़ गैर जंगी मकासद के लिए, यानी वो फ़ाइट नहीं करेगा, लेकिन वो बारूदी सुरंगों को तलाश करेगा और उन्हें तलब करेगा। अच्छा, कई लोग ये समझते हैं कि बारूदी सुरंगें जो समुद्र में बिछाई जाती हैं, वो समुद्र की जो पानी के नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ बिछाई जाती हैं। वहाँ नहीं, ये सुरंगें पानी के दरमियान ऐसी सतह पर ये बिछाई जाती हैं जिस सतह पर जहाज़ तैरते हुए उनके साथ टकरा जाएं। यानी जहाज़ का पिंदा जितनी गहराई में होता है, उस गहराई से ऊंची सतह पर ये बारूदी सुरंगें होती है। तो ये बरतानिया का जहाज़ ये दूर से ही इनका सुराग लगा लेता है कि कहाँ कहाँ बारूदी सुरंग बिछी हुई है, फिर उनसे फासले पर रहते हुए उन सुरंगों को उड़ा देता है, तबाह कर देता है महफूज फासले से। तो वो जहाज़ रवाना हो गया है और इसका मतलब ये है कि एक मल्टी नेशनल फोर्स जो है वो कंट्रोल संभालेगी और उसके साथ ही बारूदी सुरंगों का सफाया करेगी और साथ ही वो साहिली इलाकों पर कब्ज़ा करेगी। और इसके दौरान और इसके बाद भी 2 हफ्तों में 3 हफ्तों तक ये ईरान के ख़िलाफ़ बमबारियाँ जारी रहेंगी। इनमें शायद शिद्दत आ जाए और अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ईरान के बेशतर मिलिट्री अहदाफ तबाह कर दिए गए हैं। एक हटकर ख़बर है जंगी अमरीकी हमलों के हवाले से, लेकिन वो एक ऐसे हदफ हैं जिनका ज़िक्र मीडिया में नहीं आता। मसलन मीडिया में ये आता है कि फ़लाँ जगह हवाई अड्डा तबाह कर दिया, फ़लाँ जगह कारखाना तबाह कर दिया, फ़लाँ जगह वज़ारत दिफा की बिल्डिंग तबाह कर दी, फ़लाँ जगह पासदारान इनकलाब का एक हेडकोार्टर तबाह कर दिया। लेकिन एक ख़बर जो नहीं आ रही वो ये है कि अब तक इस बमबारी में मगरबी ईरान के अंदर 700 थाने 700 थाने, पुलिस स्टेशन, बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि बड़ी प्रिसाइज़ किस्म की टारगेटिंग के साथ उनको तबाह कर दिया गया, यानी उनकी इमारत निस्त व नाबूद हो गई है। और ये ख़बर अखबारात में नहीं आ रही, पता नहीं वो पुलिस थानों को कुछ जंगी हदफ समझते नहीं हैं। लेकिन ईरान के अवाम इन थानों की तबाही पर ज़्यादा खुश है और जहाँ भी थाना तबाह होता है वहाँ फ़ौरन अवाम का एक हजूम निकलता है, जिंदाबाद के नारे अपनी ज़बान में खुशी के नारे लगाते हैं और फिर
आधे मिनट के अंदर अंदर वो जुलूस गायब भी हो जाता है, क्योंकि बसीज के बंदूक बरदार हर तरफ घूम रहे होते हैं। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, 700 थाने मगरबी ईरान में। मशरक़ी ईरान में तो अमेरिका की बीमारी वैसे ही कम हो रही है, और आपके इल्म में है कि मशरक़ी ईरान जो है तकरीबन गैर आबाद इलाका है। ईरान की 90% आबादी या 80% आबादी जो है वो मगरबी ईरान में मुकीम है, और मशरक़ी ईरान सहराओं पर, बंजर सहराओं, बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान में कुछ आबादी है और कुछ आबादी खुरासान के सूबों में है, लेकिन बड़े बड़े सहरा हैं और बड़े बड़े खुश्क बंजर पहाड़ी सिलसिले हैं। तो मगरबी ईरान ही दरअसल यानी आधा ईरान जो है वो आबाद है, और इस हमलों का जो हदफ है इन हमलों का वो मगरबी ईरान है। तो मैं फिर ये कह दूं कि 700 थानों की खबर मीडिया में नहीं आती। अच्छा, ये जो 4 मुल्की इत्तेहाद है, इस पर मैं मुख्तसर बात करूँगा तफसील से किसी दिन फिर से ही। एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस अलायंस मौजूद है, और ये बहुत अहम अलायंस है। लेकिन अब जो खबरें सुनने में आ रही हैं, पक्की खबर मैं नहीं बता रहा, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इस अलायंस को नई शक्ल दी जा रही है, और इसमें तुर्की और मिस्र को भी शामिल किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, जिसके इम्कानात बहुत हैं, क्योंकि तुर्की के बारे में तो खबरें पहले भी आ रही हैं, तो उनको शामिल किया जाएगा। तुर्की को मिस्र का जिक्र नहीं था। अगर ऐसा किया जाता तो ये बहुत बड़ा इत्तेहाद होगा, क्योंकि तकरीबन 8 करोड़ 9 करोड़ आबादी तुर्की की है, इतनी ही मिस्र की है या कुछ ज़्यादा है, और 4-5 करोड़ सऊदी अरब की है। तो यानी 20-22 करोड़ ये, और 22-23 करोड़ पाकिस्तान, ये कुछ 44-45 करोड़ आबादी का एक इत्तेहाद बन जाएगा, जो पोस्ट वार मिडल ईस्ट की सूरत हाल में फैसला कुन किरदार अदा करने की पोजीशन में होगा, और ख़ित्ते की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अच्छा, इसकी तफसील और इस पर तबसरा अभी नहीं करता, सिर्फ एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान का सिस्टम तो ऐसा ही है जैसा है, और ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। यानी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी हाइब्रिड गवर्नमेंट आ जाती है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट भी आ जाती है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की ओरिएंटेशन एक ही रहती है। इसी तरह तुर्की की भी ओरिएंटेशन खारजा पॉलिसी की हद तक एक ही रहती है, और इसी तरह सऊदी अरब भी। ये तीनों मुल्क एक ही तरह के हैं। लेकिन मिस्र का मसला थोड़ा मुख्तलिफ है। मिस्र में पहली मरतबा, तारीख़ में पहली मरतबा खालिस सहयूनी यहूदियों की हुकूमत कायम हुई है। इससे पहले मिस्र पर कभी यहूदियों की हुकूमत कायम नहीं हुई थी। तो मिस्र एक मुसलमान मुल्क है, उसके पास फ़ौज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इस हुकूमत के साथ अगर इस अलायंस में शामिल होता है तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात होगी, जिसकी तशरीह करना फ़िलहाल तो कम से कम मेरे बस में नहीं है। लेकिन मिस्र में हालात बदल भी सकते हैं। मिस्र 100% अरब आबादी का मुल्क है, और 90% या 85% मुसलमान आबादी का मुल्क है। तो ये मुमकिन नहीं है कि सीसी असहयूनी की हुकूमत वहाँ ज़्यादा अरसा चल सके, ज़्यादा अरसा कायम रह सके। वहाँ हुकूमत बदल जाएगी। अच्छे बुरे तो नहीं दावा किया जा सकता। मुसलमान मुल्कों में आम तौर पर हुक्मरान बुरे ही होते हैं, अच्छे तो नहीं आते। मतलब कोई अनवार सदात जैसा आ जाएगा, कोई हुस्नी मुबारक जैसा आ जाएगा, कोई इस तरह का बंदा आ जाएगा। लेकिन अस्सीसी जो है ये शायद ज़्यादा अरसा अब नहीं रहेगा। तो फिर ये मिस्र का शामिल होना इस इत्तेहाद में बहुत अहम होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान भी बहुत बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, तुर्की तो आलम इस्लाम की सबसे बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, वो तो दुनिया की बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतों में शामिल होती है। और इसी तरह मिस्र भी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है। सऊदी अरब बहुत बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत नहीं है, लेकिन वो मालियाती तौर पर सुपर पावर है, और फ़ौजी क़ुव्वत बनने के रास्ते पर भी वो गामज़न है। ख़ास तौर पर आप देखिए कि ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन तैयारों को जितनी कामयाबी से सऊदी अरब ने रोका है, अगरचे वहाँ बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसका जैसा कि वो अमेरिका का अवाक्स तैयारा प्रिंस सुल्तान जो बेस है रियाज के पास, जिसको हमारे PTI वाले बता रहे हैं कि मक्का मदीना के पास है। मक्का मदीना नहीं, वो नजद में है, मशरक़ी सऊदी अरब में है, और रियाज दारुल हुकूमत से शायद 100 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ अमरीकी अवाक्स तबाह हो गया। लेकिन इससे पहले भी एक इसी एयरपोर्ट पर अमेरिका के एक रिफ्यूलिंग तैयारे को ईरान के हमले में तबाही का सामना करना पड़ा था। लेकिन मजमूई तौर पर सऊदी अरब ने ईरान के हमले सबसे ज़्यादा कामयाबी के साथ रोके हैं।
تو یہ چاروں ملک مل کر ایک عجیب و غریب قسم کی بہت بڑی قوت بن جائیں گے. جو اگلا نقشہ ہے جس میں امریکہ کا کردار ہمیں مدھم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اس پر ہم کسی اگلے پروگرام میں وقت ملا تو بات کریں گے. وقت ملا کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہر روز نئے موضوعات سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے کئی پرانے موضوعات چونکہ میں دن میں ایک ہی پروگرام کرتا ہوں، اس لیے وہ پھر کچھ باتیں ایسی جو بتانے والی ہوتی ہیں رہ جاتی ہیں. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.